वेलकम बैक टू कैफेज। कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कवर कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ के देखिए। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। आपको क्या लगता है? ओशियन, देखो पहला ऑप्शन देखो, ओशियन। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है? वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो ओशियन तो मोस्ट प्रोडक्टिव हो नहीं सकता। ऑप्शन वन इज क्रॉस, ऑप्शन डी इज क्रॉस। मैंग्रोव इज कॉमन। ठीक है। अब आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता है कि ओशियन लीस्ट प्रोडक्टिव है, तो यस इट इज अ लीस्ट प्रोडक्टिव। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। आंसर वुड बी सी। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का ये हमने देखा कि किस तरह से प्रीलिम्स का सिंपल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से। प्रोडक्टिविटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आंसर इज सी। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। In the context of ecosystem productivity, again ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the। अब प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं याद करो। हमने बात की थी सनलाइट, न्यूट्रिएंट, सॉइल, टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशंस, डाइवर्सिटी, जहाँ पे उनको ग्रोथ करने के लिए और डेवलप करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हों। यहाँ पे देखो, ऑप्शंस देखो। डिक अपवेलिंग में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। ऐसा कुछ नहीं होता। अपवेलिंग की जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, ओशन करेंट्स के टाइम हम थोड़ा इसको देख लेंगे, पर अभी आप इतना जान लीजिए कि अपवेलिंग जोन्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है जो नीचे न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, कोल्ड वाटर वो ऊपर आ जाता है। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, इससे क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी के करंट के साथ अपवेलिंग जोन्स के साथ ये भी ऊपर आते हैं? नो, बड़ा ही एब्सर्ड सा ऑप्शन है। थर्ड इज रॉन्ग। थर्ड रॉन्ग होने के साथ क्या हो गया, हमारा सेकंड तो करेक्ट है ही। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ये ऊपर नहीं आते हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं। तो आंसर वुड बी बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब। ये असेसमेंट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज में चार होती हैं, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज होती हैं मिलेनियम, अकॉर्डिंग टू द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसमें से सपोर्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। प्रोविजनिंग, देखो प्रोविजनिंग सर्विस का मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो फूड एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम, यस, तो ये प्रोविजनिंग सर्विस हो गई। इट इज नॉट सपोर्टिंग सर्विस। कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, यानी रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, दिस इज रेगुलेटिंग सर्विसेज। एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इट कम्स अंडर द प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, क्रॉप पॉलिनेशन है, इट इज सपोर्टिंग सर्विसेज। यानी कि जो भी डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज इनडायरेक्ट, जो बैकग्राउंड में हो रही होती हैं, जो सारी प्रोसेसेस हो रही होती हैं, इनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दीज आर सपोर्टिंग सर्विसेज। आंसर इज सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऑप्शन सी है। तो सपोर्टिंग सर्विस में देखो क्या होता है, सपोर्टिंग सर्विस में क्या होगा कि दीज आर द सर्विसेज which includes nutrient cycling, primary production, soil formation and habitat provisions. These are called supporting services because these services make it possible for the ecosystem to continue providing services. इनके बिना वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता बाकी की। ये सर्विस होती हैं सपोर्टिंग सर्विस, दे समटाइम्स ओवरलैप विद द रेगुलेटिंग सर्विस। जैसे वाटर, ये रेगुलेटिंग सर्विस भी है क्यों, वाटर रेगुलेटिंग की तरह भी काम आता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी आता है। और ये प्रोविजनिंग सर्विस और रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग और प्रोविजनिंग तीनों में ही वाटर को इंक्लूड किया जा सकता है। प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, दे आर रेगुलेटिंग सर्विसेज।
ठीक है, तो सपोर्टिंग सर्विसेज में आप इतना याद रखिए, these are the services which make it possible for the ecosystems to continue providing services. Let's move to the fourth question. Very simple question. कौन कौन सी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में ऐड होता है? वॉल्केनिक एक्शंस, यस हमने पढ़ाई है। कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस निकलती हैं इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, यस O2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें अपोजिट होता है, CO2 कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इट कैन नॉट बी राइट। फोर्थ इज डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाँ डिके में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही है। तो थर्ड इज रॉन्ग एंड 1, 2, 4 इज करेक्ट। आंसर वुड बी सी, सी, सिंपल। क्वेश्चन फिफ्थ में देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड increased concentration of CO2 in the atmosphere, लेकिन a lot of it does not remain in the lower atmosphere. lower atmosphere यानी लैंड के पास वाला, ये वाला लोअर एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती है। इसका रीज़न क्या है? इट एस्केप्स इनटू द आउटर स्ट्रेटोफियर। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होती है। ये अगर लोअर एटमॉस्फेयर में रह रही है तो स्ट्रेटोस्फीयर तो ऊपर है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फियर, फिर होता है ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फियर। तो ऊपर कैसे रिलीज वो हो सकती है, एस्केप हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन से जनरली हैवी होती है। तो जनरली इट फाउंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इज रॉन्ग। The photosynthesis by phytoplanktons in the ocean, it could be right, right? The trapping of air in the polar ice caps, ये ज़्यादा known नहीं है, विंटर्स में होता है। तो आंसर क्या है? देखिए आंसर इसका होगा बी, 2 ओनली। ये बहुत ज़्यादा known नहीं है कि पोलर आइस कैप्स में हमेशा एयर ट्रैप होती है। ट्रैपिंग ऑफ एयर, एयर में तो मेनली क्या होता है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है हमने पढ़ा, 0.04%। तो इसके मुकाबले में सिग्निफिकेंस किसकी ज़्यादा है, सेकेंड की। लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओशियन हमारा बहुत 3/4 इज ओशियन, और इतने बड़े ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम मेजरली यही तो करेंगे, इसलिए तो लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं है। तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। फूड चेन पढ़ चुके हैं हम, फूड वेब पढ़ चुके हैं हम। तो देखते हैं क्या है। फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, राइट। पहले ये टॉपिक भी तो पढ़ते हैं हम फूड चेन में। फर्स्ट इज करेक्ट, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, यानी कि कोई ना कोई तो करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पढ़ी, यहाँ पे नॉट है कि नहीं वो जरूर देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। करेक्ट पूछा है तो यस, तो ABC में से कुछ भी हो सकता है। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीसीज। इसको पढ़ो आप, एक स्पीसी की पॉपुलेशन के अंदर ही फूड चेन मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पीसी है मैन, ह्यूमंस, इसकी पॉपुलेशन के अंदर ही हमें फूड चेन मिलेंगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ? मैन इज ईटिंग मैन, कैनिबलिज्म, ऐसा कहीं होता है? नो, जनरली का होता ही नहीं है ये, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। तो फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो दे आर नॉट फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग होते ही एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर आ गया फर्स्ट। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर। नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म,
वो तो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात करती है ना, कि फूड चेन ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर वो वाला ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर सकता है, तो वो नंबर कौन शो करता है? द नंबर इज शोन बाय फूड वेब, नॉट फूड चेन। तो आंसर वुड बी टू फूड, सॉरी आंसर वुड बी ये, ऑलरेडी हम लगा चुके हैं ए, वन ओनली। Food chains are not found within the population, we know that, and food wave shows the number. Okay. Seventh question is with reference to the food chain in the ecosystem, which of the following kinds of organism is known as decomposer? इतनी बार बार हम पढ़ रहे हैं, आंसर fungi and bacteria are decomposers. 2 and 3, वायरस कहीं डिकम्पोज करता है? नो। वायरस, कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, डिकम्पोज इन्फेक्ट कर रहा है, वो एक अलग बात है, डिकम्पोज कर रहा है? नो। वायरस कभी डिकम्पोज नहीं करते बाहर, जब तक इसको होस्ट नहीं मिलता, दे आर इनएक्टिव। बैक्टीरिया, सो डिकम्पोजर्स आर फंगी एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, पेस्टिसाइड विच इज ए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्प्रेड ऑन फूड क्रॉप। द फूड चेन इज फूड क्रॉप, उसको रैट ने कंज्यूम किया, उसको स्नेक ने एंड हॉक ने। In this food chain, the highest concentration of the pesticide would accumulate in which of the following? Pollutants भी हमने पढ़ लिए, pollutants कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हर ट्रॉपिक बायो एक्यूमुलेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, यही पूछ रहे हैं ना यूपीएससी ने, मैं यही पूछा बायो एक्यूमुलेशन एक स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, बायो एक्यूमुलेशन भी बढ़ता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? हॉक, यहाँ पे, राइट, ऑप्शन डी। नाइन्थ क्वेश्चन, इन द ग्रास लैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये हमने आपको याद हो इकोलॉजिकल फंक्शंस में बात, सक्सेशन में बात की थी कि ग्रासेस बड़ी, इनके पास ट्रिक होती है सर्वाइव करने की, अपने आप को डोमिनेंट स्पीसीज रखने की एक ट्रिक होती है। अब लेक्चर देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला, तो इसमें क्या ट्रिक होती है? वाटर लिमिट्स एंड फायर, फॉरेस्ट फायर, वाटर लिमिट्स की वजह से सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्विकली जनरेट करती है बाद में ग्रास। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, लाइकन्स which are capable of initiating ecological succession even on bare rock? Primary succession, यहाँ पर कुछ नहीं है, start with the lichens. Primary succession are actually a symbiotic relation of, हमने बात किया था, समझाया था, algae and fungi। ये फंगी क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने एग्स का एग्जाम्पल भी शेयर किया था, मशरूम। ठीक है, तो आंसर इज बी। तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पूरा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कवर कर लिए, और काफ़ी कोर्स अच्छे प्रोसेस से हो रहा है, हमारे और भी लेक्चर्स रेडी हो रहे हैं, रैपिडली रेडी हो रहे हैं। तो आप बने रहिए कैफे आइज के साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।